दोस्तों, ये था हमारा वीडियो का पार्ट 2। इफ़ यू हैव मिस्ड पार्ट 1 समहाउ, तो नीचे वीडियोस के लिंक में आप देख सकते हैं पार्ट 1, और आपके कमेंट्स के लिए हम वेट करेंगे। थैंक यू। सर, अभी मुझे ये जानना है, सप्लाई चेन आ गया, वेंडर आ गया, प्राइसिंग कॉस्टिंग आ गई, तो ये जो इन्वेंट्री मेंटेन करने का बात आ गया, तो इसमें अब मुझे जानना है कि एसएपी, इसका रोल, या फिर हम बोले कि टेक्नोलॉजी का रोल, ये डेटा मेंटेनेंस में, डेटा बैलेंसिंग में और डेटा सही तरीके से इस्तेमाल करने में कैसे इसका इम्पैक्ट है? 100% टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो रिटेल इंडस्ट्री जीरो। एसएपी होना कंपलसरी है। एसएपी में क्या है, आपको हर प्रोडक्ट का, हर चीज़ का ऑनलाइन स्टेटस पता चलता है। एक सेंटर से बैठ करके हम ये देख लेते हैं कि केरला में हमारे इस स्टोर पर ये प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, उसकी क्या कास्ट पड़ा है। हमने 5 रुपये में लिया था 2 महीने पहले, आज वही प्रोडक्ट 4 रुपये मिल रहा है। हमको पता है 5 रुपये वाला 3 था, 4 रुपये वाला 6 है। ओके। हमको एसएपी के थ्रू ये पता चल जाता है कि हम अगर 5 और 4 लिए तो हमारा एवरेज प्राइस क्या है, स्टॉक है कि नहीं है, उसका हम क्या प्राइस कर सकते हैं। सर, अभी आपने ये एक्सप्लेन किया, अब मुझे एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है। मैं इन जनरल एक डीमार्ट का एग्जांपल लेता हूँ। मैं 1 दिसंबर को गया हूँ। एक तेल का पैकेट है, मुझे वो मिल रहा है 500 रुपये में। ओके। नाउ, अब मैं एक हफ्ते बाद गया या फिर 10-15 दिन बाद गया, मुझे वो मिल रहा है 450 रुपये में। डीमार्ट को सेम प्राइस में मिला था, या फिर डीमार्ट ने प्राइस कम किया? उसका कुछ आपको अगर आइडिया हो, बेसिकली कैन एक्सप्लेन। नहीं, इसमें क्या है, ये कमोडिटी है। देखिए, किसी हम रिटेल में जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं, मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट का फीचर क्या है। स्टेपल बहुत ही सेंसिटिव कमोडिटी है। आपका टूथपेस्ट या पार्ले जी बिस्किट पर एमआरपी एक बार प्रिंट हो गया, वो 4 साल, 5 साल, 6 साल चलता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इसको किस कॉस्ट पे वो कंपनी से आ रहा है रिटेलर के पास। क्योंकि उन्होंने आप 10 साल पहले बाद हमको क्या बेचना है, ये ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं वो। ओके। समझ में आया? हमको आज 2 साल का बच्चा है, 10 साल बाद उसको क्या खिलाना है, उसकी प्रिपरेशन एफएमसीजी फूड वाले आज करके बैठते हैं। बट रॉ मटेरियल का गुड अगर बाद में प्राइस बढ़ गया, हाँ, तो भी ये प्राइस क्या सेम बैलेंस मेंटेन मैं रहेगा? वही बता रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी उनकी है। मैगी आज हम लोग खा रहे हैं, हर घर में मैगी हफ्ते में 1-2 बार बन रहा है। आज से 10 साल पहले मैगी आता था, कास्ट जो आज है वही कास्ट 10 साल पहले भी था। 10 रुपये अगर आज कास्ट है उसकी, तो 10 साल पहले भी उसकी कास्ट 10 रुपये थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने का, प्रोडक्ट का कास्ट कंपैरेटिवली आज से ज़्यादा कास्टियर था पहले। तो 10 साल तक वो लॉस उन्होंने बियर किया, वो आज माने वो आज वो मार्जिन कर रहे हैं। तो वो पार्ले जी 5 रुपया एमआरपी रखा है, आज रखा है ये सोच करके कि उसको 10 साल बाद 5 रुपये में बेचने में उसको 2 रुपये प्रॉफिट आएगा। ये हो गया फूड एफएमसीजी, फास्ट मूविंग गुड्स। ओके। स्टेपल में तेल का आपने एग्जांपल दिया, ये है इस्कॉम, इसेंशियल कमोडिटी। दाल, तेल, चीनी, ये गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है। इसकी प्राइस कंप्लीटली इफेक्टिव होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीन्स डॉलर से। ठीक है, डॉलर का रेट आज घटा बढ़ा, उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है आपके ऑयल पर, आपके किसी भी कमोडिटी पर। हम दाल इंडिया में जितना कंज्यूम होता है उसका 70% इम्पोर्ट होता है। तेल जितना यहाँ कंज्यूम होता है उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं, 20% बनता है। जो चीज़ कम्प्लीटली इंपोर्ट पर बेस है, डॉलर पर बेस है, उसका प्राइस रोज चेंज होता है, जस्ट लाइक शेयर मार्केट वेरी करता है। अब ये है कि 500 वाला चीज़ 450 में कैसे मिला। मार्केट अगर डाउन, हम लोग एक प्रोजेक्शन लेते हैं कि हमको एक महीने में 100 पैकेट बेचना है। 100 पैकेट हमने ले लिया, और इसको हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि रसिया यूक्रेन का वार क्या चल रहा है, पाम ऑयल का सप्लाई होगा कि नहीं, या गवर्नमेंट कितना फोरकास्ट कर रहा है। उसके बेसिस पर लोग पर डे, हम लोगों का यही काम है कि मार्केट में कितना अवेलेबल है। 10 पैकेट की डिमांड है, 8 पैकेट लाइन है, 4 पैकेट मेरे पास है। ठीक है, हम वो 4 पैकेट को एक हफ्ता चला सकते हैं कि नहीं, एक कैलकुलेशन दिन भर हम लोग यही करते हैं, उसके पर प्राइस डिसाइड होता है। हाँ, हमने 10 खरीदा, मार्केट क्रैश हो गया, हम उसको 5 बेच करके लास्ट को
इमीडिएट स्वाइप ऑफ कर देते हैं। ओके, उसको हम जिद करके नहीं ब्रेक इवन बैठते पे एटलीस्ट चले जाए वो। नो, लास्ट पर बेचते हैं। ओके, लॉस लास्ट पे बेचते हैं कि हमको 5 रुपये का लॉस चलेगा, लेकिन हमें स्टॉक होल्ड नहीं करना है। रिटेल में आपका स्टॉक इन हैंड जितना ही कम होगा उतना ही आप सक्सेस रिटेलर हैं। सर अभी मुझे जानना है, यूजुअली फार्मा बिजनेस में मुझे आइडिया है फार्मा का थोड़ा, वहाँ पे अगर आपका स्टॉकिस्ट से मेडिकल पे जब लाइक B2C गया जब ये गुड्स, ठीक है, वहाँ पे अगर एक्सपायर हो गया गुड तो दे रिटर्न टू फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्लीट। क्या आपके फील्ड में भी, रिटेल में भी ऐसा होता है, अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया तो इट गेट्स रिटर्न एंड वो वैल्यू वापस आता है जो बेचने वाले हैं उसे? देखिए ये सब इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, ओके, जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं। और इसको हम लोग किसी प्रोडक्ट, सपोज हमको मधुर शुगर बेचना है, या तो मधुर शुगर से हम बैठ करके एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट डंप हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, डैमेज हो गया, कोई क्वालिटी इशू हो गया, कुछ भी हो गया, वो लॉस को कौन बियर करेगा, कितना बियर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये Okay. पहले से ही डिसाइड होता है। कोई भी रिटेलर अपने ऊपर नहीं लेता है। ये बेसिकली जो जहाँ से सोर्स होगा। आपका एक अच्छा चेन है मुंबई का, जो कि ओवरऑल 80% मार्केट शेयर उसके पास है रिटेल का। उसकी स्ट्रेटजी क्या है? सपोज पार्ले बिस्किट का नियर एक्सपायरी है 2 महीना, ठीक है ना? हाँ, पार्ले का जो होलसेलर है उसके पास सपोज 1 लाख पैकेट है, उसको डंप करने, बर्बाद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो कंपटीटर क्या बोलता है, रिटेलर क्या बोलता है पार्ले वाले से, जस्ट एग्जांपल कि एक काम करो, 1 लाख पैकेट है आपका, 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है, मेरे पास इतना कस्टमर बेस है कि मैं इसको 15 दिन में बेच सकता हूँ। बट कॉस्ट वेरिएशन रहेगा। 15 दिन में बेच सकता हूँ। ये तुम्हारा 4 रुपये का प्रोडक्ट, तुम्हारा कंप्लीट लॉस होने वाला है, तुम एक काम करो 1 रुपये में मुझे दो। कॉस्ट वेरिएशन। वो ब्रांड वाला, प्रोडक्ट वाला क्या सोचता है कि पूरा 4 रुपये लॉस होने से अच्छा है 3 रुपये लॉस हो। हाँ, अब 1 रुपये में डिसाइड हो गया। अब आपने पूछा स्टॉक, अब वो बोलता है कि जनरल नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम 15 दिन में, 30 दिन में पेमेंट करते हैं। वो बोलता है कि ठीक है 1 रुपये तक तब है जब मैं 30 दिन में पेमेंट करता हूँ। अब मैं तुम्हें हार्ड कैश देता हूँ, अब बताओ कितने दिन दोगे? तो डेफिनेटली उसको इमीडिएट कैश मिल जाता है। वो बोलता है ठीक है 20% और डिस्काउंट ले लो। अब ये हमारे पास जो है आ गया 80 पैसे का, 80 पैसे प्रोडक्ट जिसका 10 रुपये कास्ट था, ठीक है, अब उसके पास है। अगर वो 1 रुपये में भी बेचेगा, अगल बगल के सारे जीटी वाले परेशान हो जाएंगे, उनके माल ही नहीं बिकेंगे। स्टॉक रिलीज हो गया लेकिन। हाँ, अब वो क्या है 15 दिन में उसको एग्जॉस्ट कर देता है, एक्सपायर भी नहीं होता है, वो भी एक स्ट्रेटजी है। ओके, हाँ, एनीवे नियर एक्सपायरी, क्वालिटी इशू, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिटेलर हो या जनरल ट्रेड का हो, किसी को बेचने का कोई राइट नहीं है। FSSAI इसको अलाउ नहीं करता है। इवन दो अगर मेरे शॉप पर अगर कोई सपोज नियर एक्सपायरी है, चावल है, चावल पैकेट पे लिखा है दावत बिरयानी, आज एक्सपायर हो रहा है, जबकि चावल जितना पुराना होगा उतना ही उसकी प्राइस बढ़ती है, लेकिन रिटेलर नहीं बेच सकता। ओके, रिटेलर नहीं बेचेगा उसको। रिटेलर उसको डंप करेगा। डंप मीन्स ऐसा नहीं फाड़ फेंक देगा, वो इंश्योर करेगा कि गाय या कुत्ता कोई उसको बाहर से खा भी नहीं सके, या उसको कंटेन करके, स्टोर करके सेफली रखेगा वो। नहीं, उसको डंप करने मतलब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जला देते हैं। वो KDMC को भी पैसा पे करते हैं, अदरवाइज ब्रांड वाला लेने के लिए रेडी है तो उसको वापस कर देते हैं। ओके सर, अभी मुझे ये जानना है, अगला ये सवाल रहेगा कि आपने कभी क्या फील्ड पे काम किया है आपके इनिशियल डेज पे? यार हम लोग फील्ड पे काम नहीं करेंगे तो रिटेलिंग नहीं कर सकते। हमको मंडी विजिट करना पड़ता है, हमें मिल विजिट करना पड़ता है, हमको स्टेट विजिट करना पड़ता है, हमको कंट्री विजिट करना पड़ता है। हाउ व्हाट इज योर बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस? मुझे सर ये दोनों नहीं, जानना है। बेस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस तो है ही नहीं है। मार्केट में आप निकलोगे तो आप कुछ कुछ लर्न करके आओगे। करेक्ट, समझ में आया? वर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, वर्स्ट सिचुएशन से आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। फेयर इनफ सर। हम लोगों का जो की रोल है ना, KRA है, उसमें ये भी है कि हम फॉरेन जाएं, वहाँ देखें। कस्टमर का अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब कस्टमर को समझने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ेगा। सर इंटरनेशनल एंड जो इंडिया की पॉलिसीज हैं
अगर आपको आइडिया होगा तो हमें कुछ आप वेरिएशन बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर्स का माइंडसेट कैसा है एंड जो रिटेलर्स के ओनर्स हैं उनका माइंडसेट कैसा है? देखिए, ये एक्चुअली इसको 3 कैटेगरी में आप ले आओ। एक है मैच्योर कंट्री, ओके, मैच्योर एक कंट्री है, मैच्योर है, जहाँ के मैच्योर मतलब कंज्यूमर मैच्योर है। दूसरा है मैच्योर कंज्यूमर है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री है। तीसरा ये है जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है। तीनों कंट्री के कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसा आपके सोसाइटी में ही है, किसी के पास अगर अच्छा पैसा है तो वो ऐसे फ्रूट वाले की दुकान पर जाएगा जहाँ पर सेब 250 रुपये किलो होगा, उसके बगल वाला 150 रुपये पे जाएगा, हमारे तुम्हारे जैसे वाले आदमी 100 रुपये, और निगोशिएट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि 80 में ही मिल जाए। करेक्ट। तो तीनों मतलब एक तो मैच्योर्ड कस्टमर है कि वो 150 में लेके आएगा, यार हमारा ये इतने में एक्चुअली पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। हाँ, ठीक है। और दूसरा ये हाईली अमेरिकन यूरोपियन कंट्री के हैं, उनको पता है, अच्छा गवर्नमेंट वहाँ रूल फिक्स है। वहाँ पर आप देखेंगे ना बहुत सारे कंट्री में एमआरपी नहीं लिखा रहता है, एमआरपी को गवर्नमेंट सोर्स प्राइसेस रहते हैं, वहाँ पे फिक्स रहता है। वहाँ गवर्नमेंट क्या है, फ्री ट्रेड है। वहाँ पर फ्री ट्रेड है, वहाँ प्रोडक्ट पर आपको नहीं दिखेगा कि लक्स साबुन का एमआरपी 25 रुपया, नहीं, और एमआरपी नहीं रहेगा। वो वहाँ का सोसाइटी का कंज्यूमर बेस क्या है, उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, रिटेलर उसके हिसाब से उसको बेचता है। हमारे यहाँ ज़रूरत है इसकी, हमारे यहाँ ज़रूरत इसलिए है कि हमको इमरजेंसी में अभी कुछ ज़रूरत पड़ गई 1 किलो तेल की, नीचे गया, अगर वहाँ एमआरपी नहीं प्रिंट है, उसको पता चलेगा किसी के यहाँ रिलेटिव आए हैं तो बोलेगा मैं 200 रुपये में दूंगा, फ़ायदा उठाने वाला बात है। इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अभी हम लोगों का मार्केट मैच्योर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी आप BA केसी में चले जाइए, रिलायंस जियो सेंटर में 90% प्रोडक्ट पर आपको एमआरपी नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि वो मैच्योर्ड पीपल के लिए है, रिच पीपल के लिए है, उनके लिए प्राइस डजंट मैटर, उनके लिए क्वालिटी और अवेलेबिलिटी मैटर करता है। सर अभी मुझे ये बताइए कि बहुत बार होता है इंडिया में ही रिटेल मार्केट की फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी एक मैं प्रोडक्ट का नाम ले लूँगा, इट्स नॉट अ बिग डील। कोलगेट का मैंने देखा, सूरत में एक फेक फैक्ट्री कोलगेट टूथपेस्ट बना रही थी, जिसका कोलगेट से कोई लेना देना नहीं था, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर से कुछ कनेक्शन नहीं था। आई डोंट नो ITC या हिंदुस्तान यूनिलीवर, वेर एवर कोलगेट बिलोंग्स, उसका कुछ रिलेशन नहीं है। ऐसे केसेस में हाउ डू यू मैनेज, अगर ऐसा आपका प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड है, उसका कोई फेक प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है विद सेम, सब कुछ सेम है उसका, आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? पहली बात तो रिटेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ओके, क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमारा संतोष जनरल स्टोर है, बिस्कुट पर संतोष जनरल स्टोर नहीं लिखा हुआ है। वो या तो आपका मैरिको बना रहा है या तो पार्ले बना रहा है। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट का होता है, रिटेलर का नहीं ब्रांड का होता है। रिटेलर का तो भाई वो परचेज करता है और बेचता है, वो मीडिएटर काम करता है। बट हाँ, इसमें जो अभी जो कंज्यूमर आपका यूज कर रहा है, क्योंकि वो आपके थ्रू जा रहा है, तो समवेयर समहाउ रिस्पांसिबिलिटी रिटेल की। मैंने अभी आपको Impact लीगल एस्पेक्ट्स बताया ओके, कि उसमें लीगली रिटेलर कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मोरली है सिर्फ। मोरली है। बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो TOT साइन करते हैं एक वेल नोन अथॉरिटी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोलगेट प्रोडक्ट है तो उसको हम आपके साथ कोई ट्रीटी कर लेंगे, नहीं। हमको पता है कि प्रोडक्ट का मार्केट कौन देख रहा है, उसका मार्केट हेड कौन है, हम उससे करते हैं, हम उससे इंश्योर करते हैं कि उसके GT से माल आए। ओके, फिर भी होता है एक्सीडेंट्स होते हैं, वीडियोज आते हैं, बट उसके लिए रिटेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब कंज्यूमर ये जानता है कि कोलगेट जो है रिलायंस या जियो मार्ट नहीं बनाती, और उसको ये भी पता है कि सस्ता के चक्कर में किसी थर्ड पार्टी से नहीं खरीद लाए हैं। दोनों चीज़ है। ओके सर, थैंक यू बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। अब मुझे ये जानना है कि अब जो नए बच्चे हैं आजकल के, नई जनरेशन है, इफ़ दे वांट टू गेट इन मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ रिटेल या फिर FMCG में, तो उनके लिए क्या गाइडेंस? पहली बात तो ये है कि अगर अपने को सपोज रिटेल इंडस्ट्री में जाना है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि जहाँ कंपटीशन नहीं हो वहाँ हमें दुकान खोल लेना चाहिए।
ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपका बिजनेस स्पीडली सक्सेस वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन से डरना नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको आपके अंदर क्या लैक्यूनाज है, आपका नेगोशिएशन स्किल क्या है, आपका मार्केटिंग स्किल क्या है, कंपटीशन से सीखते हैं। अगर बच्चे का अकेला बच्चा दौड़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट आया कि लास्ट आया। करेक्ट। तो कंपटीशन को वो प्रॉब्लम नहीं समझे, कंपटीशन को फ्रेंड समझे। 100% सक्सेस की गारंटी है। सर ये तो अभी आपका इन्फॉर्मेशन था जो एफएमसीजी में या रिटेल में आना चाहते हैं। अब इन जनरल जेन जी के लिए जो आजकल के नए जमाने के बच्चे हैं उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं आपके एंड से तो? संदेश ऐसा है, हर चीज़ जो बेचना ही आज, देखिए क्या है, हमको अर्निंग करना है। हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर, देखिए मार्केट एमबीए करते हैं, बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, जॉब जो सर्विस सेक्टर का जॉब है वो एक लिमिटेड उनका क्राइटेरिया है। सेल्स में आपका फ्यूचर है, सेल्स में आपका मार्केट है। जेन जी जितना ही मार्केट में घुसेगा उतना ही सक्सेस होगा, दूर से नहीं होने वाला, दूर से नहीं होने वाला है, और जेन जी ही सक्सेस होगा। पुराना पैटर्न धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए स्ट्रेटजी तैयार हो रहा है। 4 लोग बैठ करके डिसाइड कर ले रहे हैं हमको। अभी एमएसएमई आप देख लीजिए, वो जेन जी के ही प्रोडक्ट है ना। टाटा टॉप 10 इंडियन कंपनी में नहीं है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस पुराना है। डी मार्ट आज के डेट में 3rd रिचेस्ट पर्सन है, किशोर दमानी 3rd रिचेस्ट पर्सन है। अगर मैं एज एग्जांपल देता हूँ, उनके पास 400 शॉप्स हैं, पूरी प्रॉपर्टी बेच दो एग्जांपल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर, वो पूरा प्रॉपर्टी है उनका, बिस्किट और फ्यूमिगेशन ऐसा पार्ट वोल्ट बेचने के बाद भी, फिर भी आज उनका मार्केट जो है 5 लाख 6 लाख करोड़ का है। समझ रहे हैं ना? तो ये जेन जी का ही कमाल है। करेक्ट। तो वो बिजनेस कैपिटल गेन से नहीं, स्ट्रेटेजी से लोग करते हैं। आपका बेस कितना है, कस्टमर के बेस कितना है, फुटफॉल कितना है, ये काउंट करता है। थैंक यू रत्नाकर जी आपके समय के लिए, और आपने हमारे जो नई जनरेशन है या फिर हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी गाइडेंस दी, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दी आपके बैकग्राउंड के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और हमने बहुत एंजॉय किया यार तुम्हारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, द अदर साइड में एक रिटेल, एफएमसीजी और एक मार्केटिंग की स्टोरी। हम इसी तरह आपके लिए आगे बहुत सारे बैकग्राउंड स्टोरीज, बहुत सारे प्रोफेशंस के लाएंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।